मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, ना ही मैं गृह मंत्री हूं। तो मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री जी को पूछो किसका हाथ है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहां है। डबल इंजन सरकार की असफलता है, और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। आप 400 साल पुरानी बात आप निकाल रहे हैं तो निकालो, और इमीडिएट जो भी वहां उनकी कब्र है उखाड़ डालो। लेकिन उस वक्त चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को जरूर बुलाइए। बीजेपी को हरे रंग से कुछ तकलीफ है तो उनके झंडे पर जो हरा रंग है वो उन्होंने हटाना चाहिए। अचानक कुछ नहीं हुआ, ये प्री प्लान था। बीएचपी बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे उन लोगों ने औरंगजेब की कब्र खोदने और औरंगजेब की कब्र हमेशा के लिए महाराष्ट्र से बाहर हटाने की डिमांड को लेकर के एक बड़ा प्रदर्शन किया था। और दंगाई और कोई नहीं, नागपुर के दंगाई मुसलमान हैं। ऐसे 80 लोगों को नामजद किया गया है। जानबूझ के उन लोगों ने दंगा इसलिए भड़काया क्योंकि औरंगजेब की कब्र खोदे जाने की मांग को लेकर उनकी आत्मा को तकलीफ हो रही थी। अपोजिशन में जो बैठे लोग हैं वो सारे के सारे औरंगजेब के नाजायज औलाद हैं। अपोजिशन में बैठे लोग हैं वो, और नागपुर के दंगाई, इनके तार मिले हुए हैं। जानबूझ करके नागपुर चुना गया है, जहां से नितिन गडकरी जी हैं, जहां से चीफ मिनिस्टर आते हैं, जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, ना ही मैं गृह मंत्री हूं। तो मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री जी को पूछो किसका हाथ है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहां है। अब इनके कार्यकाल में वहां डबल इंजन सरकार है ना, महाराष्ट्र में और केंद्र में। तो डबल इंजन सरकार की असफलता है, और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। सर, भाजपा ने कहा कि ये हिंसा है जो ये साजिश की ओर इशारा करती है। साजिश की ओर इशारा करती है। किसकी साजिश है? किसकी साजिश है? और इसलिए मैंने कहा कि जिसका जन्म गुजरात में हुआ था, ऐसा औरंगजेब, जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज उनके पश्चात महाराष्ट्र के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया था और महाराष्ट्र में उनकी कब्र बांधी गई। बार बार कहना ठीक नहीं, लेकिन सच्चाई है कि गुजरात में जिसका जन्म हुआ था वो औरंगजेब महाराष्ट्र के खिलाफ, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के खिलाफ जो महाराष्ट्र में आए थे, वो वापस आगरा नहीं जा सके। तो आप 400 साल पुरानी बात आप निकाल रहे हैं तो निकालो, और इमीडिएट जो भी वहां उनकी कब्र है उखाड़ डालो। लेकिन उस वक्त चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को जरूर बुलाइए। लगातार जिस तरीके से बयान मिनिस्टर्स और मंत्रियों द्वारा आ रहे थे, कौन से बयान? नीतीश राणे जैसे क्या बयान? जो लगातार औरंगजेब का मुद्दा छेड़ रहे थे, नीतीश राणे हो, सिंह राजा हो, क्या लगता है कि वो प्रमुख कारण बना इस पूरी हिंसा के? नहीं, मैंने कहा ना कि उन्हीं की सरकार है ना। चिल्ला चिल्ले नाटक ढोंग क्यों कर रहे, नाटक क्यों कर रहे? जाओ मोदी जी के पास। और जो बुलडोजर यूपी में चला रहे थे, वैसा बुलडोजर चलाओ ना, किसने रोका है? अगर ऐसी बात है तो भाजपा ने अपने झंडे से हरा रंग निकालना चाहिए। बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को हरे रंग से कुछ तकलीफ है तो उनके झंडे पर जो हरा रंग है वो उन्होंने हटाना चाहिए। प्रथम दृष्टया यह समझ में आ रहा है कि अचानक कुछ नहीं हुआ, यह प्री प्लान था, पूर्व नियोजित दंगा था। सुबह बीएचपी बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे उन लोगों ने औरंगजेब की कब्र खोदने और औरंगजेब की कब्र हमेशा के लिए महाराष्ट्र से बाहर हटाने की डिमांड को लेकर के एक बड़ा प्रदर्शन किया था, और वो प्रदर्शन दोपहर तक खत्म हो गया था। उसके बाद महाल एरिया में वो पार्किंग का जो जोन है, जहां पर मुख्य तौर पर हिंदुओं की गाड़ियों की पार्किंग होती है, मुस्लिम भी करते हैं, लेकिन उस दिन नहीं थे, कल नहीं थे। उस क्षेत्र में जो आगजनी पैदा की गई और दंगा भड़काने और आग लगाने की कोशिश की गई, वो कुछ नहीं, बिल्कुल दिल्ली पैटर्न पर एक पूर्व नियोजित दंगा था। और दंगाई और कोई नहीं, नागपुर के दंगाई मुसलमान हैं। ऐसे 80 लोगों को नामजद किया गया है। 80 लोगों की एक लिस्ट बनाई गई है, उसमें काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और जो भी दंगाई है, जिसने भी आग लगाई है, उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये तो हम साफ साफ कह रहे हैं। दूसरा बड़ा विषय है कि जानबूझ के उन लोगों ने दंगा इसलिए भड़काया क्योंकि औरंगजेब की कब्र खोदे जाने की मांग को लेकर उनकी आत्मा को तकलीफ हो रही थी। औरंगजेब एक अत्याचारी राजा था, ये सभी जानते, पूरा इतिहास गवाह है। उसकी क्रूरता के जो किस्से हैं पूरे इतिहास के हर पन्ने पे दर्ज है।
उसने जिस तरीके से अपने पिता को सताया और उनको कैदी बनाया, अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी जो मुंडी थी वो दिल्ली गेट के आगे गेट पर 2 महीने तक ऐसे लटका के रखा था, फिर घुमाया दिल्ली में, बाकी भाइयों को वैसे तड़पा तड़पा के मारा। छत्रपति शिवाजी महाराज को उसने बंदी बनाया। छत्रपति संभाजी महाराज की जितनी निर्दयतापूर्वक हत्या हो सकती उस सारी सीमाओं को पार करके उसने उनके जीभ काटे, आंखें निकाली, नाखूने निकाले और उसके बाद उनको निर्दयतापूर्वक मार डाला। जिसने हमारे मंदिर तोड़े, जिसने हमारे हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण किया और जजिया कर लगाया, ऐसे तमाम उसके काले कारनामे इतिहास में दर्ज हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, उस जमाने के इतिहासकारों ने, उनके अपने अधिकृत इतिहासकारों ने भी लिखा है सब। तो ऐसे व्यक्ति की कब्र महाराष्ट्र में तो कम से कम नहीं होना चाहिए, उस जिले में नहीं होना चाहिए जिस जिले का नाम छत्रपति संभाजी नगर है। और ये मांग लेकर के अगर पूरे महाराष्ट्र के हिंदुओं का खून खौल रहा है तो मुझे लगता है कि सरकार इसको माने, और अगर किसी को तकलीफ है इससे और वो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, एक एक को चुन चुन के मारा जाएगा। लेकिन अपोजिशन कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चरमरा गई है, ये दंगे पहले यूपी या बिहार में होते थे, लेकिन इस टाइम नागपुर ही क्यों? नागपुर आरएसएस का गढ़ माना जाता है, देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर से, नितिन गडकरी, तो नागपुर। अपोजिशन में जो बैठे लोग हैं वो सारे के सारे औरंगजेब के नाजायज औलाद हैं, उनका भी खून कलप रहा है, तड़प रहा है औरंगजेब की कब्र उखाड़ने के नाम पर। तो जो अपोजिशन में बैठे लोग हैं वो और नागपुर के दंगाई, इनके तार मिले हुए हैं। जानबूझ करके नागपुर चुना गया है, जहां से नितिन गडकरी जी हैं, जहां से चीफ मिनिस्टर आते हैं, जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है, और जो लगभग 300 वर्षों से शांत प्रिय शहर रहा है, जहां दंगे फसाद कभी नहीं हुए। ऐसे शहर को दंगे में झोंकने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र अपोजिशन के नेताओं ने उन दंगाई मुसलमानों के साथ मिलकर किया है, जिसका नतीजा कल महाराष्ट्र ने देखा, पूरे देश ने देखा है। आगे अगर इस प्रकार की आग लगाने की कोशिश की गई तो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, हम साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं। नागपुर को हिंसा की आग में झोंक दिया गया है। यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का अपना गृह क्षेत्र है। साफ साफ दिख रहा है कि कानून व्यवस्था का गला उन्होंने खुद अपने हाथों से घोटा है, क्योंकि प्रदेश का गृह मंत्रालय भी तो वही संभालते हैं। औरंगजेब को इतिहास के पन्नों से इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी ने जिंदा किया, जिससे नागपुर जैसे शहरों में सांप्रदायिकता की आग को लगाया जा सके, उसको भड़काया जा सके। लेकिन यह आग सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं लगाई जा रही है। दरअसल यह भारतीय जनता पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई का जीता जागता सबूत है, जहां एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन कितना नैरेटिव बना सकता है, कौन कितनी सांप्रदायिकता की आग भड़का सकता है, कौन खुद को ज्यादा बड़ा मुस्लिम विरोधी चेहरा साबित कर सकता है। ये आग जो महाराष्ट्र में फडणवीस और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लगा रहे हैं, असल में ये मोदी का उत्तराधिकारी होने की पेशबंदी है। एक होड़ सी लगी है भारतीय जनता पार्टी में कि नफरत के बाजार में सबसे बड़ा नफरत का सौदागर कौन बनेगा। असल में नफरत की जिस लहलहाती फसल को काटकर नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय किया, उसी सस्ते फॉर्मूला को आजमाने के लिए पूरी की पूरी बीजेपी ललचाई हुई है। फिर इसमें चाहे पूरा देश भी स्वाहा हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो इन्होंने सीखा है मुखबिरी करने वाले अपने पुरखों से। एक बात और लगती है, शायद आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर जब नरेंद्र मोदी 30 मार्च को संघ के मुख्यालय पहुंचेंगे तो देवेंद्र फडणवीस सांप्रदायिक शोलों से भरा हुआ यही गुलदस्ता उनको भेंट करना चाहते हैं। लानत है ऐसी राजनीति पर और कुर्सी के लिए देश को दंगों की आग में झोंक देने वाले गिद्धों पर।